Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IS। तो दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री बाय विजन IS नोट्स की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने कंटिन्यू करने जा रही हूँ इसी सीरीज को। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिज्म इन चाइना आफ्टर माओस डेथ इन 1976 के आगे। आइए शुरू करने से पहले आपको पता है चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो उसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। और अब हुआ ये कि जब माओ की डेथ हो गई 1976 में, तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी दिक्कतें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठने लगी। आइए एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कहानी में और कौन आया, किसने राज किया और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं, कोई एक बड़ा बंदा मरता है तो उसके बाद आती है बात कि कौन होगा गद्दी पे। तो ऐसे ही होने लगा पावर के लिए स्ट्रगल। जब माओ की डेथ हुई तो पावर स्ट्रगल हुआ उस कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही होने लगा। एक एंटी माओ लॉबी भी और ज्यादा मजबूत हो गई जो माओ के अगेंस्ट थी फ्रॉम विद इन देम। और उनके अंदर से ही जो डेंग है, डेंग जियाओपिंग, ये एक लीडर निकल के आए। 1976 से 89 तक ये रहे भी। अब जो गैंग ऑफ फोर था जिसे लीड करा जा रहा था माओ की वाइफ के द्वारा, इसे डाल दिया गया ट्रायल पे। क्यों? फॉर एक्सेसेस जो इन्होंने करी थी ड्यूरिंग द कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम पे। अब ये एक एंटी माओ जेस्चर था पार्टी की लीडरशिप के द्वारा, जो कि एक डीस्टेबलाइजेशन की तरह ही था, है ना। और चाहता था कि ये जो पर्सनालिटी है माओ की, है ना, उसका जो ये चीज़ें रह गई हैं वो चीज़ें थोड़ी कम हो। अब आप कहेंगे मैम ये क्या बोल रही हैं, डीस्टेबलाइजेशन क्या होता है? तो मैंने स्टेबलाइजेशन, डीस्टेबलाइजेशन, आई हैव टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग स्टेलिन के बारे में अपने कुछ पिछाने 3-4 लेक्चर्स में। तो आप पूरी सीरीज देखिएगा, बीच से मत कूदिएगा, ये स्टोरी है ये, ठीक है। चलिए, अब हुआ क्या कि मिड 1978 से डेंग जियाओपिन बहुत बड़े लीडर बन गए चाइना के अंदर। और कल्चर रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ था कि डेंग जो है, इन्हें फोर्स किया गया था कि रिटायर हो अपनी सारी पोजीशन से जो कि इन्होंने पार्टी के अंदर ले रखी हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा प्रो कैपिटलिस्ट पॉलिसी जो है उसको बढ़ावा देते थे। और ये क्या है, ये सारी पॉलिसीज हमने पहले डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। ये कहानी का आगे का हिस्सा है दोस्तों। अगर मैं बार बार एक एक चीज रिपीट करूंगी तो आप लोग का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अभी जो डेंग भाई साहब थे, ये इनको तो मारा भी था रेड गार्ड्स ने। रेड गार्ड्स क्या है ये भी हम बता चुके हैं। ड्यूरिंग द कल्चरल रेवोल्यूशन इनको पिटाई भी हुई थी और इनके बेटे को टॉर्चर भी किया गया था। इनको कंट्री साइड भेज दिया गया था काम करने के लिए एज अ रेगुलर वर्कर्स 4 सालों तक के लिए। तो ये हमने पावर स्ट्रगल की बात करी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चेंजेस आए। तो ड्रामेटिक पॉलिसी चेंजेस जो कि डेंग के अंदर है उसको समझाते हैं। हुआ ये कि पावर में आने के बाद डेंग जियाओपिंग ने 1978 में शुरुआत करी अपने कुछ ड्रामेटिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की। और ये कुछ बदलाव लेकर आए जो कि प्रो कैपिटलिज्म थे और ये जो माओइज्म था उसके अगेंस्ट थे, इनके कल्चरल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। तो इकोनॉमिक डोमेन में अगर बात करें तो चाइना ने कुछ पॉलिसीज को अडॉप्ट करा जिसकी वजह से मार्केट सोशलिज्म अल्टीमेटली जो है वो अडॉप्ट हो रहा था। अब जो बदलाव लाए गए थे ड्यूरिंग द कल्चरल रेवोल्यूशन उन्हें रिवर्स करा गया। जैसे कि जो भी जमीनें जब्त करी गई थी, कन्फिस्केट करी गई थी, उनको उसके ओरिजिनल ओनर्स को लौटा दिया गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को और ज़्यादा आज़ादी दी गई। किसको? जनता को। और आज़ादी दी गई इंटेलेक्चुअल्स को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें अपनी लिटरेचर या कुछ दूसरे आर्ट फॉर्म्स के माध्यम से। और रिवोल्यूशनरी कमिटीज विच वर सेट अप टू रन द लोकल गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर्स में, इनको रिप्लेस कर दिया गया किससे? और ज़्यादा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ग्रुप से, ठीक है। उसके अलावा 4 मॉडर्नाइजेशन, ये क्या है भाई? जैसे कि पहली चीज़ एग्रीकल्चर में, दूसरा इंडस्ट्री में, तीसरा
साइंस एंड टेक में और चौथा डिफेंस में। ठीक है, इन चारों चीजों को टारगेट किया डेंग ने अपनी कैपिटलिस्ट और ओपन डोर इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाके। अब जो 4 मॉडर्नाइजेशंस थे उसमें ये था कि भाई अचीव कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को, भाई लोन वगैरह लेंगे फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन बैंक से। चाइना ने IMF को भी ज्वाइन करा, वर्ल्ड बैंक को भी ज्वाइन करा 1980 में। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया फॉरेन कंपनीज के साथ में, ताकि मॉडर्न इक्विपमेंट्स को यहाँ पे जो है इम्पोर्ट करवाया जा सके। उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन को और बढ़ावा गया। ठीक है, एज जो स्टेट के द्वारा कंट्रोल करे गए फार्म्स होते हैं ना, उनको और कंट्रोल दिया गया प्लानिंग को लेके, फाइनेंसिंग को लेके, प्रॉफिट की यूटिलाइजेशन को लेके। एफिशिएंसी और फैक्ट्री का आउटपुट बढ़ाने के लिए कैपिटलिस्ट मेजर्स लिए गए, जैसे बोनस दिया गया, पीस वेज रेट, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम को और बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा स्टेट को अब ज़्यादा प्राइसेस पे करे जा रही थी, स्टेट मतलब अब ज़्यादा प्राइस पे कर रही थी जो भी प्रोड्यूस था फ्रॉम कॉम्यून्स, उन्हें प्रोक्योर करने के लिए। अब ये कॉम्यून क्या होता है क्या नहीं होता है, प्लीज़ ये स्टोरी सुनते हुए आइएगा। अच्छा, टैक्सेस को जो लगाया जाता था इन कम्यून्स के ऊपर, इसको भी कम किया गया ताकि और ज़्यादा ये प्रोड्यूस करने के लिए जागरूक हो। ठीक है, तो ये सारी कुछ पॉलिसी के बदलाव लाए गए डेंग के द्वारा। अच्छा, अभी डेंग जियाओपिंग के उद्देश्य या गोल्स क्या थे फ्यूचर को लेके, वो आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, 1986 में जब डेंग ने अपने आइडियाज़ को फ्यूचर के लिए लिस्ट करा, तो उनके जो विजन में चीज़ें थी वो ये थी कि ये चाहते थे कि लोग और अमीर हों। इन्होंने ये कहा कि भैया रिच होना कोई जुर्म नहीं है, कोई पाप नहीं है। दूसरी बात, ये चाहते थे कि फ्यूचर में इंडस्ट्री जो है उसको और आज़ादी मिले, डिसेंट्रलाइजेशन हो, वो डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास और हो। साथ में इनका ये भी मानना था कि सिर्फ कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट ही मदद कर सकता है एक मॉडर्न चाइना को बनाने में। इसके अलावा इन्होंने ये भी आर्ग्यू करा कि पार्टी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क से खुद को विड्रॉ कर ले और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस को इशू करे टू द फील्ड एंड अलाउ करे ज़्यादा इन्फ्लुएंस को एट द लोअर लेवल्स। इन्होंने ये भी आर्ग्यू करा कि चाइना को लीड करना पड़ेगा ऐसा अलायंस जो उन नेशंस का हो जो पीस लविंग नेशंस हो, और उन्हीं के माध्यम से दोनों ही USSR और USA को काउंटर किया जा सकता है। अब आप कहेंगे ठीक है, बढ़िया बढ़िया बातें तो हमने सुन ली, तो मैम रिजल्ट क्या रहा इन डेंग की पॉलिसीज का? रिजल्ट भी ड्रामेटिक था। यहाँ पे रिकॉर्ड ग्रेन आउटपुट रहा है 1979 में। पीजेंट्स अब और प्रॉस्पेरस हुए, बहुत इनको जो है भला हुआ इन सब चीज़ों से। हालांकि रिफॉर्म्स अगर इकोनॉमिक डोमेन में देखें सरकार के द्वारा, तो इसकी वजह से डिमांड रेडिकल रिफॉर्म्स की बढ़ गई। इवन ये उन्हें लगा कि पॉलिटिकल डोमेन में भी रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो ये कैसे पता चला? ये हुआ कि जो डेमोक्रेसी वॉल है नवंबर 1978 में, जहाँ पे लोग अलग अलग तरह के पोस्टर्स को पोस्ट करते थे, ठीक है, ये डिमांड करने लगे कि भाई पार्टी सिस्टम खत्म करो और अब बढ़ो आप डेमोक्रेसी की तरफ। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक से बदलाव से यहाँ पे चीज़ें बदलने के लिए चीज़ें होने लगी। अब आप कहेंगे मैम डेमोक्रेसी वॉल क्या बोल दिया, इसके बारे में समझाइए। तो आइए, तो 1978 की बात है जब यहाँ पे चल रहा था पोस्टर कैंपेन। क्या चल रहा था? चल रहा था पोस्टर कैंपेन। ठीक है, अब ये पोस्टर कैंपेन क्या है कि भाई दीवारों के ऊपर चल रहा था, पोस्टर वगैरह लगाए जा रहे थे और मार्च वगैरह हो रही थी चाइना के अंदर, जिसमें प्रेस किया जा रहा था, सपोर्ट दिया जा रहा था इन डेंग जियाओपिंग को। अभी जो पोस्टर कैंपेन था, मार्चेस थी, वो जल्दी सरकार ने बैन कर दी। क्यों? आप तो कहेंगे मैम ये तो तारीफें चल रही थी, क्यों बैन कर दी? बैन इसलिए कर दी क्योंकि अब यहाँ भारी मात्रा में डिमॉन्स्ट्रेशन ये होने लगा कि भाई उस डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से ये लोग और ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म्स मांगने लगे। बट जो वॉल थी बीजिंग के अंदर, जो कि डेन की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वो अलाउ कर रही थी कि आप इसे कंटिन्यू रखिए। क्यों? क्योंकि अभी तक लोग इसको यूज़ कर रहे थे ना, ये जो गैंग ऑफ 4 जो मैंने बताया माओ की वाइफ वाला जो था, उसको अटैक करने के लिए। प्रॉब्लम की शुरुआत तब हुई जब 1979 में पोस्टर्स जो इन दीवारों पर लग रहे थे और ज़्यादा ये डेयरिंग होने लगे। इन्होंने यहाँ शुरुआत करना शुरू करा, अटैक करना माओ को, और डिमांड करने लगे और ज़्यादा राइट्स को इन द फॉर्म ऑफ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। दूसरी बात,
कि भाई रिप्रेजेंटेशन नॉन कम्युनिस्ट पार्टीज का इन नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के अंदर, मतलब पार्लियामेंट के अंदर। तीसरी बात कि जो कम्यून्स का ओवोल्यूशन, ठीक है। उसके चौथी बात कि आपका फ्रीडम टू चेंज जॉब्स एंड ट्रैवल अब्रॉड, ठीक है। अब इसके यहाँ पे रिटर्न में जो डेंग का रिस्पॉन्स था वो जो है रूथलेस रहा भैया, क्योंकि ये मानते थे कि वन पार्टी सिस्टम के स्ट्रॉन्ग बिलीवर थे, अपनी सोच में अलग थे, लेकिन वन पार्टी सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे, ठीक है ना। अब जो लोग ज्यादा उछल रहे थे उनको जो है पकड़ लिया गया, जेलों में डाल दिया गया, और डेमोक्रेसी वॉल जिसे कहा जाता था कभी, इसे खत्म कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया 1979 में। चलिए अब बात आती है मार्केट सोशलिज्म की। तो क्या होता है कि जो ब्रिटानिका है वो डिफाइन करते हैं मार्केट सोशलिज्म को, एक मार्केट सोशलिज्म को ऑल्सो कॉल्ड लिबरल सोशलिज्म। ये इकोनॉमिक सिस्टम है जो दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द सोशलिस्ट प्लानिंग और फ्री इंटरप्राइज के बीच में, जिसमें इंटरप्राइजेस जो कि पब्लिकली ओन होते हैं बट प्रोडक्शन और कंजम्पशन गाइड करती है मार्केट फोर्सेस, ना कि सरकार के द्वारा की गई प्लानिंग। मार्केट सोशलिज्म के साथ चाइना धीमे धीमे मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा, और इसने कुछ ओपन पॉलिसीज को अडॉप्ट करा जिसमें और ज्यादा इंटरेक्शन ये बाकी सारी दुनिया, बाकी सारे वर्ल्ड के साथ कर सके। किस चीज में? इकोनॉमिक डोमेन में। कैसे? इसने अपने यहाँ ट्रेड बैरियर्स कम करे, इंटरनेशनल ट्रेड को और बढ़ावा दिया। अब ये लोग बढ़ रहे थे मार्केट सोशलिज्म की तरफ, इसे आप एनालाइज कर सकते हो दो फेज में। पहले में तो जो पॉलिसीज डेन ने डेमोक्रेसी वॉल के डिमोलिशन से पहले तक करी थी, दैट इज 1979 के पहले तक, जिसको मैंने बता दिया। और दूसरा कि कुछ पॉलिसीज जो 1984 के बाद यहाँ डेन ने फॉलो करी हैं, जहाँ पे बदलाव काफी सारे आए हैं। तो सेकेंड फेज में भी कुछ यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर्स लाए गए, जैसे आपको बताती हूँ। पहला तो ये कि जो ये कम्यून्स वाली मैंने बात की थी, इन्हें अब यहाँ तोड़ा गया, और रिजल्ट के तौर पे जो लैंड है उसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया किसानों को, जो अब किसान के पास अपने बड़े प्राइवेट प्लॉट हो सकते थे। इसका मतलब लैंड जो अभी तक, मतलब जो कम्यून्स में थी, ऑल्दो अभी भी स्टेट की ही थी, वो अलग की बात है, अब इस लैंड को डिवाइड कर दिया गया और इंडिविजुअल पीजेंट्स को दे दिया गया था, जिनको कहा गया था कि आप ज्यादातर प्रॉफिट्स आप रख सकते हो। इससे क्या हुआ? इससे ये होता कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का और बढ़ता। दूसरी बात, 1984 में एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया जो कि ट्रांजिशन में था मार्केट सोशलिज्म के, जिसमें कि क्या हुआ कि कंपलसरी स्टेट परचेज जो था क्रॉप्स का, उसे यहाँ पे अबैंडन करा गया, छोड़ा गया। दूसरी बात, ये डिसाइड करा गया कि स्टेट अब यहाँ पे स्टेपल प्रोडक्ट्स को बाय करेगी, बट ये बहुत ही कम मात्रा में इसको बाय करेगी, इसलिए फार्मर्स को कहा गया और बढ़ावा और इनकरेज किया गया कि अब आप ओपन मार्केट में बेच सकते हो। तीसरी बात कि प्राइस कंट्रोल जो कि कमोडिटीज के ऊपर है, जैसे कि पोर्क के ऊपर हो गया, ग्रेन पे हो गया, वेजिटेबल्स पे हो गया, कॉटन पे हो गया, वगैरह वगैरह, इसे यहाँ पे एंड कर दिया गया। एंड ये अलाउ करा कि अब ये फ्लक्चुएट हो सकता है ओपन मार्केट में एज पर जो भी डिमांड सप्लाई की फोर्सेस डिसाइड करें, ठीक है। और उसके बाद आया नेगेटिव इफेक्ट्स मार्केट सोशलिज्म के। वो ये रहे कि बाय 1984 नेगेटिव इफेक्ट्स मार्केट सोशलिज्म के वो दिखने लग गए थे। इंपोर्ट्स बहुत तेजी में बढ़ रहे थे एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में, एंड इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट भी तेजी में बढ़ रहा था। अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बड़ी भारी मात्रा से गिरावट देखने को मिल रही थी। हालांकि सरकार देखिए कोशिश तो कर रही थी कि इंपोर्ट्स पे ध्यान रखे, कैसे कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा के, बट इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा। आपको मालूम है यहाँ इन्फ्लेशन कितना था? इन्फ्लेशन वाज अराउंड 22% था यहाँ पे 1986 में। मान सकते हैं कितना भयानक हो गया। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ लेके चलती हूँ, जो कि है तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट 1989 के। अब ये एक क्राइसिस का मोमेंट था कम्युनिज्म का चाइना के अंदर, और कम्युनिज्म जीता और सरवाइव भी किया। आइए समझते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इस चीज का। तो बैकग्राउंड में आपको बताऊं, जो पॉलिसी थी डेंग जियापिंग की, वो ये थी कि हम राइट विंग जिन्हें रिफॉर्मर्स कहते हैं और लेफ्ट विंग जिन्हें हार्ड लाइनर्स कहते हैं, इन दोनों को बैलेंस करके चलें, दोनों फैक्शंस को विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी।
इसलिए इन्होंने ये अलाउ करा कि भाई क्रिटिसिज्म को हम अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, सिर्फ लेकिन लिमिट में, एक हद तक, इतनी हद तक जिससे एक कंस्ट्रक्टिव चीज हो सके। इनएफिशिएंसी और करप्ट प्रैक्टिसेस जो ब्यूरोक्रेट्स की हैं ये यहाँ पे कम हो सके। लेकिन अगर एक लेवल के ऊपर, जैसे डेमोक्रेसी वॉल में हुआ था ना इंसिडेंट्स में, अगर एक हद के ऊपर लोग यहाँ क्रिटिसाइज करने पहुंच जाएंगे तो ऐसी चीजों को दबा दिया जाता था, ठीक है, ताकि भाई सब कुछ सही रहे, बैलेंस बना रहे। सेम तरह से 1986 में डेंग ने शुरू करा कि और ज़्यादा रेडिकल रिफॉर्म्स की जो डिमांड थी, और जो बैन था इन पोस्टर कैंपेन पे, जो भी वायलेट करेगा उसे फिर से यहाँ जो है दबा दिया जाएगा और जो है उसको सजा मिलेगी। अब आप कहेंगे ठीक है बैकग्राउंड समझ गए हम, अब मैम डिलेमा बताइए क्या था। ठीक है, तो एक गफलत में फंस गए भाई डेंग भाई साहब और उनके साथ वाले। इन्हें एक ये कंफ्यूजन हुआ कि अब ये बताइए क्या किया जाए, क्या ये पॉसिबल है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना बिना साथ में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए? क्या लोग सेटिस्फाइड होंगे सिंपली सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर चॉइस पाके? ठीक है ना, क्या ये पॉसिबल होगा स्टेट के लिए कि वो इतनी ये जो चॉइस है पॉलिटिकल डोमेन की वो रिजिस्ट कर पाए, जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम हो या ये सब हो? अब वेस्टर्न थिंकर्स साथ में माइकल गॉर्बाचेव जो कि यूएसएसआर के थे, उनका ये मानना था कि दोनों ही रिफॉर्म्स मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों ही रिफॉर्म्स एक साथ लाना ज़रूरी है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अकेले ही सिर्फ पॉसिबल नहीं है चीज़ें सही करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो होते हैं ना वो डिपेंड करते हैं कि डेमोलिशन पे, कि भाई आपका सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स की, और लोग टेंड टू व्यू मतलब पीपल जो होते हैं वो देखते हैं पुअर इकोनॉमिक हेल्थ को एक रिजल्ट सिस्टम ऑफ पॉलिटी का। ये तो समझते हैं आपके लोगों को, ऐसा लगता है गरीबी सरकार की वजह से है, तो इस वजह से रिफॉर्म्स लाना जरूरी है। तो क्या किया जाए, डिलेमा में फंस गए भाई डेंग भाई साहब। अब क्या होता है कि जो टियानमेन स्क्वायर ये जो है ना 1989 के इवेंट्स क्या रहे थोड़ा ये समझिए। पहली बात तो ये कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट के रीजन क्या थे, है ना, बेस से चलते हैं, वजह क्या थी? वजह ये थी कि प्रोटेस्ट जो है वो एकदम से बढ़े जब यहाँ पे हु याओबांग की डेथ हुई। ये कौन थे हु याओबांग भाई साहब? ये रिफॉर्मिस्ट थे, ऑफिशियल थे, जिसे बैक करा जा रहा था डेंग के द्वारा, बट फोर्स्ड टू एग्जिट बाय द कंजर्वेटिव ऑफिशियल्स ऑफ द पोलिट ब्यूरो, बट दे सून बिकेम द कंड्यूट फॉर पब्लिक एंगर अगेंस्ट स्लो प्लेस रिफॉर्म, जो कि धीमे धीमे हो रहे थे, तो लोगों का गुस्सा बढ़ा, और साथ में सरकार के अंदर भाई भतीजावाद नेपोटिज्म बढ़ रहा था, ठीक है ना, एंड आउटस्टर ऑफ हु, है ना, इन्हें जो निकाल दिया गया था, तो इन सबसे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा। अब 1988 और 89 की बात है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रॉब्लम्स में पहुंच गए। इन्फ्लेशन जैसे मैंने बताया बढ़ा, वेजेस स्पेशली पब्लिक एम्प्लॉयज की, अब ये जो कमोडिटी थी प्राइजेस की उसके कंपैरिजन में भैया बड़ी कम हो गई थे, पैसा कम, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। यूएसएसआर के अंदर जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर सके हैं लेक्चर्स में, माइकल गॉर्बाचेव ने दिखाया रेडीनेस कि हम पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लाएंगे, तो भाई दूसरे देश को देखे, दूसरे देश में तो हल्ला मचता ही है। गॉर्बाचेव के द्वारा जब रिफॉर्म्स को लाया गया, भाई यूएसएसआर तो पड़ोसी में था उसमें, तो इसका फायदा उठाया गया। अपकमिंग विजिट जो गॉर्बाचेव की हुई चाइना के अंदर 1989 में, इसमें इस चीज़ का फायदा उठाया गया, और स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्या करा, डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया तियानमेन स्क्वायर में, और प्रोटेस्ट बढ़ते गए इवन ड्यूरिंग गॉर्बाचेव की विजिट के टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो ये समझे क्या रीज़न था। अब दूसरी बात आती है कि क्या डिमांड थी इन प्रोटेस्टर्स की। तो भाई स्टूडेंट्स ये डिमांड कर रहे थे कि हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स चाहिए, और अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, इसके साथ हमें यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है सीसीपी है ना, जो है आपकी चाइना सीसीपी का करप्शन है, उसे हमें ख़त्म करना है। तीसरी बात क्या हुई, तीसरा यह हुआ कि भाई अब एक सवाल ये उठता है कि क्यों आखिरकार जो ये मूवमेंट चला उसे ब्रूटली बहुत बुरी तरह दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया। देखो जो आवाज उठा रहे थे ना प्रोटेस्टर, इन्हें क्रश कर दिया गया ट्रूप्स के माध्यम से। हुआ क्या, इवन टैंक पैरा ट्रूपर्स को भी भेज दिया गया इन स्टूडेंट्स को धक्के मार के अंदर करने के लिए। मानेंगे करीब 3000 तो ऑफिशियल फिगर है जिसमें मौतें हुई हैं। प्रोटेस्टर्स वर टोटली पीसफुल, शांति से कर रहे थे। हालांकि पूरी दुनिया ने इस बात पे
ये कंडेम किया, दुनिया ने इस गलत कहा, जो है शोक मनाया ऑफ द वे गवर्नमेंट एक्टेड, कि किस तरह से सरकार ने हरकत करी है। लेकिन डेन वो बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिले। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली इनका ये मानना था कि वन पार्टी सिस्टम ही रहेगा, यहाँ कुछ और नहीं होगा। जो भी बदलाव आएगा सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी में, उसमें कोई मल्टी पार्टी सिस्टम या डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और डिसीजन जो फिर गवर्नमेंट का था, है ना, उसने मदद करी प्रिजर्व करने में कम्युनिज्म को और वन पार्टी सिस्टम को चाइना के अंदर। तो ये तो पूरी कहानी हो गई। अब आप कहेंगे मैम क्यों आखिरकार चाइना जो कम्युनिज्म था वो सरवाइव करा चाइना के अंदर और यूएसएसआर में फेल हो गया? अब ये बात भी एक होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि माओ की डेथ हुई थी 1976 में, और माओ के बाद डेंग जियोपिंग ने पॉलिटिक्स को अडॉप्ट करा, जिसकी वजह से फॉर्म आया मार्केट सोशलिज्म का। इनकी पॉलिसीज के अंदर कैपिटल मेजर्स थे, ओपनिंग था इकोनॉमी का, कैसे ट्रेड बैरियर्स को कम करके। इसलिए डेंग चाइना, जो डेंग के अंदर जो चाइना था वो धीमे धीमे मार्केट इकोनॉमी की तरफ, उस मॉडल की तरफ बढ़ने लगा। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ समझना कि चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स से पहले, ठीक है। तो इससे उसे और ज्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई थी लोगों को। और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करे गए थे ना बिना पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाए, इससे चाइना को मदद मिली कम्युनिज्म को प्रिजर्व करने में। तो डेंग ने क्या किया था, चॉइस दी थी मार्केट के अंदर लोगों को कि आप मतलब बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, प्राइवेट ओनरशिप ले सकते हो गुड्स की, बिजनेस की, बिना कोई चॉइस दिए इनको पॉलिटिक्स की। एज चाइना ने एक वन पार्टी सिस्टम ही रखा, लेकिन मार्केट में लोगों को चॉइस दे दी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इंडिपेंडेंस, इससे जो है लोगों की डिमांड जो थी पॉलिटिकल फ्रीडम को लेके, भाई ये थोड़ी सी दबा के रखिए। इसके अलावा माइकल गोर्बाचेव ने भी कोशिश करी कि ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाएं। कैसे? ग्लास नॉस्ट और पेरेस्ट्रोइका के थ्रू 1991 में। याद है? पुराने लेक्चर्स याद आ रहे हैं? हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है रशिया को, है ना, मतलब यूएसएसआर को साइमल्टेनियसली, और एक साथ एक चीजें करके इन्होंने। अच्छा, लोगों ने ब्लेम करा था पुअर इकोनॉमी को पॉलिटिकल सिस्टम पे यूएसएसआर के, एंड इसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट किया था 1990s में, ठीक है। तो अब ये सारी बातें भी थी। अच्छा, एक चीज समझिए, लेफ्ट विंग स्प्लिट जो थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, वो कभी हुई नहीं इस क्रिटिकल लेवल तक कि भाई पार्टी टूट जाए। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम वहां देखें रशिया के अंदर, तो लेफ्ट विंग जो डिवाइड हुआ ना, वो बहुत स्ट्रांग था। बोरिस की सरकार, आप याद करिए, बोरिस येल्त्सिन ने ओपनली क्रिटिसाइज करा था सोशलिस्ट पॉलिसीज को पार्टी की इन द लास्ट ईयर्स ऑफ यूएसएसआर। उसी के बाद यूएसएसआर टूटा। तो ये एक बात है। अच्छा, तीसरा ये था कि डेंग जियोपिंग वर्सेस माइकल गोर्बाचेव। अगर हम इन दोनों में बीच में अगर देखें तो भाई देखो, दोनों ही ने फेवर करा है कैपिटलिस्ट रोड को, और दोनों ही जो है वो प्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए थे। बट जियोपिंग, ये डेंग भाई साहब जो है ना, इन्होंने अपनी पॉलिसीज को बहुत पहले, है ना, 1976 के पहले अपना इन्होंने शुरू कर दिया था। वाइल गोर्बाचेव पावर में आए 1985 में, ये एक दिक्कत हो गई थी, ठीक है ना। 1976 से यहाँ पे जो है, मतलब उसके पहले तो नहीं, डेंग ने 1976 से जो अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, लेकिन गोर्बाचेव आए 1985 के बाद। तो डेंग तो रेडी थे यूज करने के लिए फोर्स को, और कहते थे कि भैया हम दबा देंगे, एक वन पार्टी सिस्टम को तो रखेंगे। बट गोर्बाचेव के टाइम पे ऐसा था नहीं। एग्जाम्पल डेंग ने, मैंने बताया ना कि जो अभी पीछे मैंने बताया ना, तियानमेन स्क्वायर का जो 1989 का इंसिडेंस था, उसमें इन्होंने फोर्स का यूज करा। लेकिन गोर्बाचेव इवन शुरू करे थे कि वे इन्हें डिमांड्स वगैरह जो है मल्टी पार्टी सिस्टम की, है ना, थोड़ा सा इसमें सुनने लग गए थे। एंड विच द कंजर्वेटिव्स रिमूव्ड हिम इन द कूप। अब इन्होंने सुनने लगे तो भाई ये हटा दिए गए इनको। साथ में गोर्बाचेव रेडी भी नहीं थे यूज करने के लिए फोर्स को, है ना। ये सोचते थे कि चलो ठीक है, आज़ादी चाहते हैं सोवियत रिपब्लिक की, तो मतलब थोड़ा सा ये हल्के पड़ गए थे, सिंपैथी दिखा दिए थे। चौथी बात ये भी थी कि एथनिकली और कल्चरली चाइना एक होमोजेनियस सोसाइटी था। एक तरह के लोग ज्यादा थे कंपैरेटिवली सोवियत यूनियन, जहाँ पे आधी पॉपुलेशन तो नॉन रशियन थी। सोवियत रिपब्लिक जो है, इनका अलग कल्चर था, डिफरेंट लैंग्वेज थी, इसलिए डिमांड्स अलग होने की, सेसेशन की, वो ज्यादा थी यूएसएसआर के अंदर। इसके अलावा
जो 100 फ्लावर्स कैंपेन रहा 1957 का, ये भी तो है, ये भी एक अर्ली वार्निंग था चाइना के लिए और माओ के लिए, जिन्होंने टाइम से करेक्टिव मेजर्स ले लिए थे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ, जैसे इन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में लिया था ताकि सेव करें रेवोल्यूशन को और एक मॉडल कम्युनिज्म का जो ज़रूरी है चाइना के अंदर उसे अडॉप्ट करें। दूसरी तरफ जो पॉलिसीज स्टैलिन की थी यूएसएसआर के अंदर, उसके बाद क्रुशेव की थी और दूसरे लीडर्स की थी, वो फेल हो गई थी। ये बहुत सारी दिक्कतें जो रशियन इकोनॉमी फेस कर रही थी उसको सॉल्व करने में। उसके अलावा चाइनीज लीडरशिप एम्फसाइज करती थी कॉन्टैक्ट विद द मासेस पे बहुत ज़्यादा, यूएसएसआर से ज़्यादा। और इनोवेशन जो कम्युनिस्ट का था, इससे क्या हुआ था ना, पार्टी जो थी वो जनता के साथ, मासेस के साथ ज़्यादा टच में थी। इसके अलावा चाइनीज कम्युनिज्म जो था वो फ्लेक्सिबल था एंड यहाँ पे यूनिटी थी पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में बहुत अच्छे से। लेकिन रशिया इन्वॉल्व था कोल्ड वॉर के अंदर, है ना, जिससे इसकी इकोनॉमी को बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत प्रीशियस रिसोर्सेज के इधर उधर चले गए थे। तो ये पूरी कहानी है जो हमने यहाँ तक डिस्कस करी। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में ना करेंगे, बट करेंगे फासिज्म को, शुरुआत करेंगे फासिज्म से, और हम इटली से पढ़ेंगे राइज ऑफ मसूलिनी एंड दी फासिस्ट, बिकॉज ये बहुत लंबा नहीं तो हो जाएगा और सारा कुछ करेंगे। बट फिलहाल अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप मेरे चैनल पे वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके साथ सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसमें आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे डेली क्वेश्चंस और पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।